बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एमडीकेट 2022 फ़िज़िक्स पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ है वो है 56 और जो स्टार्ट है पहले एमसीक्यूज़ है 68 नंबर। इसमें कहते हैं कि डैश इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अ वाटर मॉलिक्यूल एंड कंटेनर। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, टेंशन या ट्रांसपायरेशन। देखिए, अब यहाँ पर एक फिगर है, आपको नज़र आएगा इसमें कि एक कंटेनर में वाटर है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो वाटर है और इस कंटेनर के साथ ये जो वाटर का यहाँ पे अट्रैक्शन शो हो रही है, कहते कि ये कौन सी जो है वो अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पर, वो कोहेसिव है, एडहेसिव है या टेंशन है या ट्रांसपायरेशन है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होती है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होती है वो एडहेसिव फोर्स होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, कि वाटर मॉलिक्यूल और कंटेनर के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 69 में ये कहता है कि अ बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड रिटर्न बैक टू द इनिशियल पॉइंट बाय कवरिंग 10 मीटर टुवर्ड साउथ। इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़। देखिए, क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि एक बॉडी है वो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, यानी अपवर्ड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर जाती है, फिर वहाँ से वो वापस आके उसी पॉइंट पर जहाँ से वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था यानी इनिशियल उसी पॉइंट पर आ जाती है। तो कहते हैं कि यहाँ पर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर हम कंसिडर करें कि बॉडी जो नॉर्थ तक गई है वो है +10, जब ऊपर से वापस आएगी तो वो है -10, क्योंकि डिस्प्लेस एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर ये डायरेक्शन अपोजिट की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो +10 -10 ज़ीरो होके यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा डी, कि यहाँ पर जो है इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 70 में ये पूछ रहे हैं कि द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम इज दैट ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी, फोर्स या वर्क डन। देखिए कि जितनी भी एनर्जी की टाइप्स है, जिस टाइप की भी एनर्जी है उनका यूनिट जो है वो जूल होता है। और हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर वर्क डन का यूनिट भी क्या है, जूल है। तो यह कहने का मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन का यूनिट सेम है। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में ये पूछ रहे हैं कि विच वन इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। तो हमें इस बात का अंदाज़ा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इम्पल्स जो है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि मेस है, और मेस क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो नॉन वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 71। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। पहली जो ऑप्शन है पहला वो है वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड या अमाउंट ऑफ वर्क। देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ का हमारे पास स्टेटमेंट ये था कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हमेशा रेस्ट पर रहेगा, या अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो एज इट इज़ जो है वो मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी 0, या अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो उसकी वेलोसिटी फिर भी कांस्टेंट। ठीक है, और 0 भी एक कांस्टेंट है। सो दैट्स वाई हमारे पास इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 73 है उसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेटिस्फाई द कंडीशन, कि ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन है इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ वेरिएबल फोर्स,
कंडीशन ऑफ फोर्स एंड कांटेक्ट या कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर रहेगा या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, यानी उसकी ट्रांसलेशन मोशन में कोई चेंज नहीं आने वाला। सो दैट्स वाई उसकी जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम वाली होगी। तो 73 में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 में ये कह रहे हैं कि व्हेन 5 टाइम्स मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम बॉडी। यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है स्टूडेंट्स कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है वो अगर उसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का 5 टाइम्स बराबर हो जाए, यानी 5p इज इक्वल टू के ई, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम का 5 टाइम्स है, कि 5 टाइम मोमेंटम्स सिंगल काइनेटिक एनर्जी है। तो आप ये बता दें कि ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यहाँ पर मैंने ये मैथमेटिक्स ऐड किया है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि 5p इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 5 और p जो है लीनियर मोमेंटम mv इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है। यहाँ पर m से कट जाएगा, एक v से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू 10, और जिसमें हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम 5 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो तो ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है कि वो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 75 में ये कह रहे हैं कि द एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ डबल, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड डबल हो जाए तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वो कंडीशन लिखी है कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ए सी इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अगर हम ओमेगा को डबल कर दें यानी 2 पुट कर दें तो यहाँ पर फिर क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 ओमेगा स्क्वायर, और 2 स्क्वायर जो है वो 4 है। इसका ये मतलब है कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी? 4 टाइम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 टाइम। कि उसकी जो काइनेटिक अगर उसकी एंगुलर स्पीड डबल हो जाए तो फिर उसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुई वो 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ आते हैं, और वो ये कहते हैं कि अ प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च्ड, कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट, कि जब हम एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो कहते हैं कि कहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। पहला पॉइंट है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, कि जहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। दूसरा है हाईएस्ट पॉइंट। तीसरा है बिटवीन लॉन्चिंग एंड हाईएस्ट पॉइंट, यानी समिट और जो है ना जहाँ से लॉन्च किया है वो पॉइंट। और ऑप्शन डी है ऑल पॉइंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ से आप लोग ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर रहे हो वहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर तो रुक जाता है, और बिटवीन लॉन्चिंग एंड हाईएस्ट पॉइंट ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है, और ऑल पॉइंट्स तो हो नहीं सकते। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, कि जहाँ से वो प्रोजेक्ट हो रहा है तो ये जो है उसकी क्या होगी? यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ आते हैं, वो ये कहते हैं कि द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज़, कि काइनेटिक एनर्जी के लिए करेक्ट इक्वेशन क्या है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर। अगर आप लोग यहाँ पर m मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? हाफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। पहला ऑप्शन में p स्क्वायर नहीं है बल्कि p है, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स, और वो ये क्या है कि हाफ mv डॉट v, कि ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत है। और यही जो ऑप्शन है ये आपको ये भी बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी जस्ट बिकॉज इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में ये कह रहा है कि 2 बॉडीज़ A एंड B ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड TB ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड are brought in thermal contact with each other. Which one of the following is possible at thermal equilibrium? स्टूडेंट्स, आपको ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑब्जेक्ट उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मैंने दोनों यहाँ पर शो किए आपको। ये पहला ऑब्जेक्ट और ये बी ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है। कहते हैं कि अगर हम इन दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में रख दें तो स्टूडेंट्स याद रखना,
थर्मल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट्स होता है कि जिस पर दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस 0 होना चाहिए। बात क्या ही समझ। अब पहला ऑप्शन देखें कि पहला ऑप्शन जो है उसमें T1 जो है यानी TA वो 0 है, दूसरा 100, लिहाजा ये गलत है। तीसरा ऑप्शन देखें 60 एंड 50, ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखें दोनों में थर्मल जो है ना उनका टेम्परेचर जो है वो इक्वल है, 45 थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों का टेम्परेचर सेम है और इनका टेम्परेचर डिफरेंस 0 है, लिहाजा सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी है, सी है। ठीक है, सी जो है यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोग 79 नंबर क्वेश्चन को देखें। वो ये कह रहा है कि इन एन आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम, कि आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम में क्या होता है, नो हीट ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट। सही है, कहते हैं कि एनवायरनमेंट को हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन अब देखते हैं आगे ऑप्शन क्या होते हैं। नेदर हीट नार एनी मेस और ट्रांसफ़र टू द एनवायरनमेंट, ये वाला मोर करेक्ट है कि ना तो मास ट्रांसफ़र होगा और ना उसकी हीट ट्रांसफ़र होगी। सी में क्या कह रहा है, नो डिसिपेशन एनर्जी एंड हीट आर ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट, ये गलत है। कि कहते हैं कि एनर्जी में डिसिपेशन नहीं होगी, एनर्जी में डिसिपेशन बिल्कुल होगी। लास्ट ऑप्शन है नो मेस ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, कि ना तो हीट ट्रांसफ़र होगी और ना मास ट्रांसफ़र होगा, इसीलिए आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, और इसमें ये कह रहे हैं कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज़ गिवन बाय, के कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये कैलकुलेशन सॉल्व की है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, हमने ये पढ़ा था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको हमने वोल्टेज का नाम दिया दिया था यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर मैं उसको पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि U/Q इज़ इक्वल टू V, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो U इज़ इक्वल टू Q, यानी चार्ज हम यहाँ पर एवरेज लेंगे। और स्टूडेंट्स उसकी एवरेज लेने की वजह भी यही है कि कैपेसिटर इनिशियली 0 चार्ज होता है, उसमें चार्ज नहीं होता, बाद में वो फुल जो है ना वो चार्ज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैं एवरेज लेता हूँ। और एवरेज का मतलब क्या है, Q/2 और आगे V। और आपको पता है कि यहाँ पर Q इज़ इक्वल टू CV है, तो ये आ जाएगा हाफ CV²। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास होगा B, जो कि गिवन है हाफ CV²। ठीक है, 80 में हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा B। ठीक है, अच्छा अब जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि टू चार्जेस, वन ऑफ विच इज़ 3 माइक्रोकूलम एंड द अदर इज़ -1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 100 सेंटीमीटर। कि दो चार्जेस है, एक का मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोकूलम और दूसरे का है -1 माइक्रोकूलम। ये दोनों एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर के फासले पर पड़े हैं। और अब बता दें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस पॉइंट पर 0 होगा। पहला है 25 सेंटीमीटर फ्राम Q2, 75 फ्राम Q2, 50 सेंटीमीटर फ्राम Q1 एंड 33.3 सेंटीमीटर फ्राम Q1। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एक सॉल्व किया है यहाँ पे इस न्यूमेरिकल्स को, और यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये दो चार्ज से प्लेस्ड है यहाँ पे, एक प्लस है एक माइनस है, एक 3 कूलम, दूसरा जो है वो -1 कूलम, 100 सेंटीमीटर इनके दरमियान फासला है। अब यहाँ पर आप देखें हम इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर लेते हैं, तो ये आ जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाय, मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर देता हूँ यानी x वाला, और इस तरफ जो क्या हो जाएगा वो 100 - x। तो यहाँ पर आ जाएगा कि KQ डिवाइड बाई 100 - x फॉर फर्स्ट चार्ज, और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा x जो है वो सेकंड के लिए। अब k से कट गया, और Q1 का मैग्नीट्यूड है 3 डिवाइडेड बाय 100 - x इज इक्वल टू Q2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 है। ठीक है, नेगेटिव, जस्ट ये बता रहा है कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मैं इसका मैग्नीट्यूड 1 लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई 100 - x इज इक्वल टू 1 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 100 - x, माइनस x को उस तरफ ले जाए वो 3x प्लस x 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 100। अब आप 4 को डिवाइड कर दे तो 100 बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 को देखें। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और उसमें ये कह रहा है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर, कहते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ये क्या शो करती है। तो यहाँ पर है पहला ऑब्जेक्ट, जो इसका ऑप्शन है वो है इमेजिनरी लाइन्स विच शो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, कि ये इमेजिनरी लाइन होती है लेकिन एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। दूसरा है कि एक्चुअल लाइन्स होती है और ये क्या करता है, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। तीसरा है इमेजिनरी लाइन्स है और इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। चौथा ऑप्शन है कि एक्चुअल लाइन्स है, इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो एक इमेजिनरी लाइन्स है, उनको हम खुद ड्रा करते हैं। सपोजिशन में उसकी जो है ना हमने एज्यूम किया हुआ होता है कि ये उसकी डायरेक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रियल में होती है। सो दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ, और उसमें ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज़ मेड। कहते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कब बनता है, जब करंट डिवाइड हो जाए, जब ईएमएफ सोर्स डिवाइड हो जाए, जब रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाए, या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाए। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि पोटेंशियल डिवाइडर में हम वोल्टेज ही को जो है ना वो डिवाइड करते हैं। तो ईएमएफ सोर्स जो है ये भी एक वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और उसमें ये कह रहा है कि अ कंडक्टर हैज़ अ लेंथ हैज़ रेजिस्टेंस आर, कि एक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और इफ़ इट्स लेंथ इज स्ट्रेच टू ट्वाइस द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इट्स रेडियस एंड इट्स रेडियस इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। स्टूडेंट्स आपको कह रहे हैं कि एक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस आर है, और अगर मैं उसको स्ट्रेच करता हूँ, स्ट्रेच करने का मतलब ये कि मैं उसको खींचता हूँ दोनों साइडों से और उसकी लेंथ को मैं डबल कर देता हूँ। ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो उसकी जो है ना तीसरे गुना जो है वो कम हो जाए, यानी r/3 हो जाए, 1/3 हो जाए। तो आप बता दें न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये कंडीशन आपको बता रहा है कि लेंथ डबल हो रहा है, ये कंडीशन बता रहा है कि आपको रेडियस जो है वो 1/3 हो रही है, और ये वो कंडीशन है स्टूडेंट्स जो हमें ये बता रही है कि r = ρl/a। अब यहाँ पर अगर l चेंज हो रहा है और एरिया यहाँ पे क्यों लिया है, वो है कंडक्टर है, तो उसका आ जाएगा πr², जो कि मैंने यहाँ पे पुट किया है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2l/πr² है, तो r/3² हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन हमने ये चेंज कर लिया। अब ये आ जाएगा r' = ρ 2l डिवाइडेड बाई पाई r/3², तो ये हो जाएगा 2ρl डिवाइडेड बाई पाई r² डिवाइडेड बाई 9। अब ये 9 जाएगा ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 18ρl डिवाइडेड बाई पाई r²। तो इसका ये मतलब है कि ये जो हमारे पास है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी हो रही है, 18 टाइम इसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो दैट्स वाई योर करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। आ रही है समझ। अच्छा, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ, और उसमें ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ कैलकुलेटेड कमर्शियली इन, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसकी कंजम्पशन होती है वो हम किस चीज़ में मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसका होता है किलोवाट या किलोवाट हार, मेगावाट या गीगावाट। तो हमारे पास कमर्शियल यूनिट ऑफ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो है किलोवाट हार। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ, और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपको ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 में ये कह रहा है कि 2 बल्ब ए एंड बी, 2 बल्ब है, एक का नाम ए हो गया, दूसरे का नाम बी हो गया। एक का पावर जो है वो है 500 वाट और दूसरे का जो है वो है 2000 वाट, और ये दोनों कनेक्टेड है 240 वोल्ट सप्लाई से। कहता है द करंट पासिंग थ्रू बल्ब ए टू द बी इज़, कि आप इन दोनों की करंट रेशो बता दें। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि ये इसका पी ए आ गया पावर ऑफ ए, दूसरा आ गया पावर ऑफ बी, और हमने मालूम क्या करना है, आई ए डिवाइडेड बाई आई बी। और जो स्टूडेंट्स हमें पता है कि P = IV होता है, तो P = PA = IA VA,
और डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल टू आई बी वी बी। वोल्टेज दोनों का 240 है तो ये दोनों कट जाएंगे, और आई ए डिवाइडेड बाई आई बी इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 200। अब ये 2 से 3 जीरो से कट गए, 2 जीरो से कट गए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5/20, जो कि क्या हो जाएगा 1/4, और इसका आंसर होगा 1:4। तो 86 में आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या है 1:4। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 85 की स्टेटमेंट को देखें ज़रा। 85 में ये कह रहा है कि ए कंडक्टर हैज़ अ लेंथ ऑफ पाई मीटर, कि एक कंडक्टर है और उसकी लेंथ है पाई मीटर। ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो है आर मीटर्स, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ कि लेंथ उसकी है पाई मीटर और रेडियस जो है वो आर मीटर। हमारे पास ये फार्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, और ए जो है वो हमारे पास क्या है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा आर इज इक्वल टू रो पाई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई पाई के साथ कट जाएगा और क्या बन जाएगा रो, जब आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा यानी रो आर पावर -2। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कि 82 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर में 88 की तरफ आता हूँ, और 88 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसमें ये कह रहा है कि अगर चार्ज पार्टिकल एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल टू द फील्ड, कि एक चार्ज पार्टिकल वो मैग्नेटिक फील्ड में जाता है लेकिन उसकी डायरेक्शन के अपोजिट एंटी पैरेलल यानी 180 एंगल के साथ, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स हम बोलेंगे उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी 0, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है एफ ए बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पे साइन 180 बन रहा है जो कि 0 है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर क्या होगी 0। 88 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हमने आना है क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। ठीक है, अच्छा 89 क्वेश्चन में ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि when a neutron enters into a magnetic field perpendicular with velocity v its acceleration will be, कि एक न्यूट्रॉन है वो एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में और जो कि पैरेलल जाता है उसमें परपेंडिकुलर जाता है, तो आप बता दें इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस चीज़ को एक्सेलरेट करवाती है चार्ज पार्टिकल को, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं है, सो दैट्स वाई उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में देखें ज़रा। 90 क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज़ द इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, वो हमारा आंसर होगा। इट इंक्रीजेज गिवन एसी वोल्टेज, कि ये एसी वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है, ये सही है। दूसरा है इट डिक्रीजेज द गिवन अल्टरनेटिंग करंट, कि ये अल्टरनेट करंट को क्या करता है डिक्रीज़ करता है, ये भी सही है। हीट इज़ नेवर प्रोड्यूस इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस नहीं होती उसमें, तो ये बात गलत है। और चौथा ऑप्शन क्या है इट्स इनपुट एनर्जी इज़ ऑलवेज लेस देन आउटपुट एनर्जी, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट सी है वो ये है कि यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ना ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि यहाँ पर हीट जो है वो कभी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो ये इसका जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ आ जाए स्टूडेंट्स। 91 में ये कह रहा है कि टू कंडक्टर्स ऑफ रेजिस्टर आर, के दो कंडक्टर है और उनकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या है आर है, यानी जिस तरह मैंने ये फिगर में आपको नज़र आ रहा है मैंने इसमें इनक्लोज किया यहाँ पे कि दो जो है ना वो कंडक्टर है और उनकी रेजिस्टेंस क्या है आर है, और यहाँ पर सीरीज़ में वो कनेक्टेड है। कहता है कि इसकी नेट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो ये जो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर दो कनेक्ट किए हैं आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ से वोल्टेज जा रहा है ऊपर उसकी तरफ मिल रहा है उसको करंट, और सिंगल पाथ है तो करंट रिमेंस दी सेम, वोल्टेज ड्रॉप होगी। एक के अगेंस्ट वोल्टेज आ गया V1, दूसरे के लिए आ गया V2, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज यहाँ पर क्या हो जाएगा V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एज शोन इन द फिगर, और मैथमेटिक्स आपको नज़र आ रही है। V इज इक्वल टू IR और IR1 प्लस IR2, और R1 R2 आपको पता है बराबर है, तो I कॉमन ले लिया, I से कट जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे क्या होगी 2R, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ठीक है, अच्छा
क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ आप लोग आ जाए। 92 में क्या कह रहे हैं? 92 में ये कह रहा है कि an ideal AC generator has equal input and output. Its heat dissipation will be of some finite value, 0, maximum या very much small। कहते हैं कि आइडियल AC जनरेटर में आपके पास जो हीट है यानी उसकी जो आउटपुट इनपुट है वो इक्वल होती है। तो आउटपुट इनपुट इक्वल होने के लिए उसकी हीट डिसिपेशन बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। सो दैट्स वाई 92 में करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है, जो कि ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 93 में आप लोग देखें, स्टूडेंट्स कहते हैं कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़, कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा। हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, और बी जो है वो एफ इज इक्वल टू आई एल बी। बी का यूनिट यहाँ से निकालेंगे एफ बाई आई एल, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, और आगे एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। एक मीटर मीटर से कट गया और ये हो जाएगा, जब एम्पेयर ऊपर जाएगा एम्पेयर इनवर्स हो जाएगा, न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 94 में ये कह रहा है कि एसी वोल्टेज सडनली स्टॉप, कि एसी जनरेटर जो है वो सडनली स्टॉप हो जाता है। कब? तो वो तो सबको पता है कि जब उसके बैक ईएमएफ की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होती है वो एक्सीड कर जाती है किससे? उसकी एक्सटर्नल टार्क से। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ठीक है, 94 में क्या है? बी है। अब आते हैं 95 की तरफ। 95 में ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि द आउटपुट करंट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, कि आउटपुट जो हमें करंट मिलता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में वो एसी होता है? नहीं, वो डीसी होता है, ज़रूरी बात है। यूनि डायरेक्शनल होता है? यस। ज़ीरो होता है? नहीं। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, ये भी नहीं है स्टूडेंट्स। ये फिगर में मैंने आपको बता दिया है, ये आप देख रहे हो कि जो आपके हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है उसमें आपको आउटपुट ऐसे मिलता है। सो यूनि डायरेक्शनल करंट होता है। सेम डायरेक्शन में डीसी जो है वो यूनि डायरेक्शनल होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। 96 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन की रेजिस्टेंस जो है वो लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, इक्वल होती है, या उसकी जो है ना वो नेग्लिजिबल होती है, उसमें नहीं होती। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 81 पॉइंट समथिंग, अराउंड अबाउट 82। और जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 41 पॉइंट समथिंग या 42 तक हम इसको लेकर जाते हैं। अगर उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी? कम होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा ए, कि लेस रेजिस्टेंस होगी उसमें एज़ कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 में देखें स्टूडेंट्स, कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज़, कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी अगर उसके लिए कंडीशन क्या है? हमारे पास फार्मूला इज इक्वल टू एच एफ एच सी ओवर लेमडा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो उसके लिए वेवलेंथ का शॉर्ट होना ज़रूरी है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ठीक है। अच्छा, अब आते क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98 में ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि व्हेन एसी इज़ कन्वर्टेड इनटू डीसी, कि एसी को डीसी कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वो तो सबको पता है कि उसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है। रेक्टिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच वी कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर आप लोग देखें 99 में ये कहते हैं कि पेयर इनहेलेशन में जब दो गामा रेस फोटॉन बनते हैं, कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलते हैं, यानी इनहेल होते हैं एक दूसरे में, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? अपोजिट होती है, यानी सेम नहीं होती, अपोजिट होती है। उसकी वजह क्या है? दिस प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रूव कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन के लिए उसकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो होते हैं कि एक हम पॉजिटिव ले लेते हैं, दूसरा ज़ीरो ले लेते हैं। एज शोन इन द फिगर, आपको एक फोटॉन ऊपर नज़र आ रहा है, दूसरा फोटॉन वो डाउनवर्ड जाएगा। क्यों? कि इनकी मोमेंटम कंजर्व रहे, टोटल मोमेंटम ज़ीरो रहे यहाँ पर। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। 100 में ये कह रहा है कि द रेडिएशन एमिटेड बाय वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइज इन द रीजन ऑफ, कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है उनसे जो रेडिएशन एमिट होती है वो क्या होती है? वो तो हमें पता है
इंफ्रारेड होती है। क्या होती है? इंफ्रारेड। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये कहता है कि विच फोटॉन इज़ ट्रेवलिंग विद लार्जेस्ट स्पीड इन वैक्यूम 101 में, 101 में ये कहता है कि कौन सा फोटॉन जो है वो वैक्यूम में हाईएस्ट स्पीड के साथ जाता है। तो हमें पता है कि सब की वेलोसिटी जो है वो फोटॉन की सेम होती है। वो जो है क्या होता है, एक उसकी जो रेस्ट मास 0 होती है और सब के लिए सेम है। सो ऑल फोटॉन मूव विद द सेम स्पीड। इसमें आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है कि सब जो है वो एक की स्पीड के साथ मूव करता है और उसकी स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट के साथ, और जो कि कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहे हैं, 102 में कह रहे हैं कि द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम वो हमें देता है उसकी एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 103 में ये कह रहे हैं कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल प्रेडिक्ट्स अबाउट, कि हाफ लाइफ जो है वो रेडियोएक्टिव सैंपल का वो हमें क्या बताता है? होल लाइफ ऑफ सैंपल नहीं। डिसइंटीग्रेशन टाइप ऑफ हाफ नंबर ऑफ एटम्स, वेरी गुड। सी में कह रहे हैं डिके ओनली। डी में कह रहे हैं टोटल टाइम्स फॉर स्टेबल एटम्स नहीं। तो वो हमें वो टाइम बताता है कि जिसमें वो आपके पास एटम्स जो है वो हाफ डिके हो जाए, ये उसकी हाफ लाइफ होती है। अगर 50 है तो 25 रह जाए, कितने टाइम में ये डिके होती है, यानी 50 से 25 आती है, इसको कहते हैं हाफ लाइफ उसकी। ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 104 में ये कह रहा है कि in a radioactive sorry in a conducting electric wire the current इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू, कि कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक वायर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो किस वजह से होती है? तो वो आपके पास होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 105 में ये कह रहा है कि आपके पास जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ है इस सिचुएटेड है वो किस में? तो स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास ये आपको फिगर नज़र आ रही है और इसमें मैंने सारे जो है वो सीक्वेंस के साथ रखे हैं कि इसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट एनर्जी, थोड़ी इसके बाद फिर कम, और कम इसकी एनर्जी, इस तरह जिस तरह ऊपर जितना आपके पास वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। लास्ट वन जो है उसका जो है ना वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, इसकी एनर्जी कम होती है। सो यहाँ पर आप लोगों का होता है लेमन सीरीज़, कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी और काइनेटिक उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 में ये कह रहा है कि विच रेडिएशन कैन नॉट बी जनरेटेड अंडर द ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन डिफरेंट ऑर्बिट, कि डिफरेंट ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन होती है तो कौन सी रेडिएशन एमिट नहीं हो सकते? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज या गेमा। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि गेमा रेज हमें तब मिलते हैं जब न्यूक्लियस डिके होता है। तो ठीक है, तो इसमें आएगा हमारे पास गेमा रेज। ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में। 107 में ये कहता है कि द रेडियोएक्टिविटी डज नॉट डिपेंड, रेडियोएक्टिविटी जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती? इनिशियल नंबर ऑफ एटम नहीं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर, यस। नेचर ऑफ मटेरियल या टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड जो है वो नहीं करेगी, तो वो है हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बाकी ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल्स, कुछ जो है वो पहले डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, कुछ बाद में, किसी का हाफ लाइफ कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी के नंबर ऑफ एटम कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, कि टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 में ये कह रहा है कि विच वन इज़ नॉट द यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी, कि रेडियोएक्टिविटी का यूनिट इनमें कौन सा नहीं है? तो बेकरल ये तो यूनिट है उसका, क्यूरी ये भी है, डिके पर सेकंड ये भी है। तो इसमें जो नहीं है वो है टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन सा वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता? टेस्ला पर मीटर स्क्वायर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 109 में ये कह रहा है कि क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ, ये क्यूरी जो है ये किस चीज़ की यूनिट है? तो वो है रेडियो एक्टिविटी का यूनिट। करेक्ट ऑप्शन ए।
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 110 में ये कह रहा है कि विच वन एलिमेंट इज स्टेबल इन द फॉलोइंग, लेड, प्लूटोनियम, रेडियम और प्राक्टिनियम। इसमें कहते हैं कि कौन सा एलिमेंट स्टेबल नहीं है, तो सॉरी कौन सा एलिमेंट स्टेबल है। स्टूडेंट्स जो इनमें स्टेबल है वो है लेड, बाकी तीन भी है, लेकिन ये जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये हर टाइम जो है वो गेमा एमिटर्स हो सकते हैं, इसीलिए ये स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल जो इनमें से है वो है लेड। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 111 में ये कह रहा है कि इन फिजिक्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन मैटर एंड एंटी मैटर कंबाइंस टुगेदर दे फॉर्म, कि जब मैटर और एंटी मैटर मिलता है तो ये क्या फॉर्म करता है, तो इसमें एक पार्टिकल बन जाता है और जिनका चार्ज नहीं होता, पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्टिकल विद नेगेटिव चार्ज और उसकी ड्वेल मास। तो इसमें गेमा रेज मिलती है, इसका ये मतलब है गेमा पार्टिकल्स यहाँ पे आते हैं कि पार्टिकल्स विद ज़ीरो चार्ज के, उसके ऊपर जो है ना चार्ज नहीं होता। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 112 में ये कहता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑब्जर्व इन बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ में जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आ सकती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो तब होगी जब उसकी एनर्जी डिफरेंस कम हो, और एनर्जी डिफरेंस तब कम होगी कि जब उसका एक्साइटेड स्टेट जो है वो 3 हो, और ज़ाहिरी बात है कि उसका जो ग्राउंड स्टेट है वो 2 है। तो 1/λ इज इक्वल टू RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। 1/λ इज इक्वल टू RH 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 और माइनस 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, LCM ले ले तो इसका आ जाएगा 5/36, रेसिप्रोकल करें 36/5। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 113 तक आ जाए। कहते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लेमन सीरीज़। लेमन सीरीज़ में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, तब होगी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट से आता है, यानी बहुत दूर से आता है। तो इसके लिए 1/λ इज इक्वल टू RH 1/1 स्क्वायर माइनस 1/λ स्क्वायर, सो इन्फिनिटी स्क्वायर। इन्फिनिटी मतलब 1/∞ 0 हो जाती है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1/RH। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर द सोर्स ऑफ गेमा रेज इज, कि ट्रीटमेंट जो हम करते हैं कैंसर की उसके लिए हम कौन सा गेमा रेज सोर्स यूज़ करते हैं, तो सबको पता है कोबाल्ट 60 है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 115 तक जाते हैं, और उसमें ये कह रहे हैं कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से जो है ना वो मोशन में आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तो इसमें पहला ऑप्शन है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि पहले अगर वो रेस्ट में है तो उसका ग्राफ यहाँ पर ओरिजिन मतलब 0, उसके बाद अगर उसकी यूनिफॉर्म मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी में इक्वल चेंज आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक है, तो फिर इसका ये मतलब है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जाएगा। लास्ट ऑप्शन है इसमें डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116 में ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 विद हॉरिजॉन्टल, कि एक प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ पर 45 एंगल के साथ ऊपर जाता है, एंगल 45 बनता है। दूसरा प्रोजेक्टाइल है उसका जो है ना एंगल यानी वर्टिकल एक्सेस के साथ 45 बन रहा है। तो आप बता दें कि इन दोनों की रेंज क्या होगी। देखिए हमें पता है कि एक जो हमारे पास इसके बन रहे क्वाड्रेंट्स उसमें 90 एंगल होता है। अगर 45 ऊपर से है तो इसका ये मतलब है कि इसका एक्स एक्सेस के साथ भी 45 है। कहने का मतलब ये है कि दोनों इक्वल है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। R1 इज इक्वल टू R2, दोनों का रेंज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 117 पे, और इसमें ये कह रहा है कि अगर एक साइकिल है, अ साइकिलिस्ट कम्स टू स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर, के एक साइकिल जो है वो जब स्टॉप करता है स्कीडिंग से तो 10 मीटर डिस्टेंस आगे मतलब वो कवर कर देता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द अपोजिंग फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज़ 200। अगर उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगती है वो है 200, तो अब बता दे वर्क डन कितना हुआ। अपोजिंग फोर्स है तो नेगेटिव फोर्स हो जाएगी, और हमें पता है कि W इज इक्वल टू F.S है, तो यहाँ पर -200 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज इक्वल टू -2000 जॉल। योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 में ये कह रहे हैं कि अगर द एनर्जी ऑफ अ सिंपल harmonic oscillator at a displacement x is partly kinetic energy and potential energy. The total energy of the simple harmonic oscillator remains constant everywhere. Which of the following option is correct?
which one of the following option is correct, which one option is correct, किधर गया ये, ठीक है, कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो हमें पता है कि जब ये ऑसिलेट करता है एक्सट्रीम पॉइंट पर, वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम, और ड्यूरिंग दिस मोशन कि उसकी जो मीन पोजीशन पर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पीड हाई होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कौन सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो पोर्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये बात गलत है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पर ज़ीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम, ये करेक्ट है, और बोथ काइनेटिक एनर्जी आर मैक्सिमम एट मीन, ये भी गलत है, और लास्ट ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एट मीन, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा है बी। अच्छा, यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 119 में ये कह रहे हैं, 119 में ये कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ पार्टिकल स्ट्रिंग इज़ 24, कि एक पार्टिकल है वो एक स्ट्रिंग के ऊपर जो है ऑसिलेट करता है, और उसकी स्पीड क्या है 24 मीटर पर सेकेंड। अगर उसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो है 6 मीटर, तो आप बता दें उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। तो हमारे पास फार्मूला है F इज़ इक्वल टू V/2S, 24/2 इंटू एस जो है वो हमारे पास क्या है 6 है, तो 24/12, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2। हमें पता है F1 2 है, तो F2 क्या होगा 2F1, F3 क्या होगा 3F1, तो 2 4 6, इसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 120 है वो ये है, अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड काज्ड बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ आइदर द सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर और बोथ, कि जब सोर्स मूव करता है लिसनर की तरफ या लिसनर मूव करता है सोर्स की तरफ, या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं रिलेटिव मोशन की वजह से, जो इसमें अपेरेंट चेंज आती है उसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी में, तो वो क्या था, इसको हमने डॉपलर इफेक्ट बोला था। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 121 में ये कहते हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विद मास इज टी, कि अगर हम सिंपल पेंडुलम बनाएं उसका टाइम पीरियड जो है वो क्या है टी हो, और मास m कनेक्टेड है। व्हेन द पेंडुलम्स मास इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बॉल ऑफ 3 टाइम्स द ओल्डर मास, कि अगर हम उसका जो मास है वो चेंज कर दें, उसका मास 3 गुना ज़्यादा करें, तो आप बता दें उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, T इज इक्वल टू 2π√L/g विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो इसमें कोई आपके पास मेस में चेंज नहीं आएगा, सॉरी टाइम पीरियड में मेस के ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो टाइम पीरियड फिर भी क्या होगा T। लास्ट क्वेश्चन है 122, और वो ये है कि द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज़ v, कि अगर एक वेव है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है v है, द टाइम पीरियड इज़ t, फ्रीक्वेंसी इज़ f, द करेक्ट इक्वेशन इज़ दिस, कि ये आपके पास एक वेव है उसकी वेलोसिटी v है और टाइम पीरियड जो है वो t है, उसकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय f। कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, पहली इक्वेशन को देख के वो गलत है, क्योंकि T इज इक्वल टू वी एफ, ये इक्वेशन नहीं है। दूसरा जो है वो भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तीसरा जो है वो है एफ इज इक्वल टू 1/t, कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रिसिप्रोकल है, और लास्ट ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बी है, क्या है बी, यानी 1F इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। ये थे हमारे MD-CAT के क्वेश्चंस 2022 के, और इसमें भी जो मसला हो किसी स्टूडेंट्स को तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।